नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो टीजीटी आर्ट्स के पेपर हुए हैं उनमें कहा गया है कि इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो लगभग एवरेज निकालें तो 10, 15, 20, 25 इतने ही क्वेश्चन जो हैं वो हर एक शिफ्ट में मैंने देखा कि पूछे गए थे। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेट किए गए हैं क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे ताकि आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को एनालाइज यहाँ पर अच्छे से किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर एज द बैंकर्स बैंक द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द, तो बोलते हैं कि बैंकों के बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य करता है। तो बैंकर्स बैंक बोलते किसको हैं? हमने पढ़ा है कि ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो बोलते हैं इंडिया में। अब ये जो बैंकर्स बैंक है, बोलते हैं कि ये जो है वो बैंकों का जो बैंक है वो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। तो कैसे ये कार्य करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप सभी ऑप्शंस को आप देखेंगे तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि नकद आरक्षित निधि का संरक्षक और अंतिम ऋणदाता और समाशोधन एजेंट के रूप में ये काम करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, देखने को आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ हैं पूछे गए, परंतु इनके ऑप्शंस अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही एलिमिनेट करते जाएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, अरे आरबीआई का रॉ मटेरियल से क्या लेना देना, यहाँ पर पहला ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं मैनेजर ऑफ कस्टमर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। कस्टमर का पैसा आया गया, इसको कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी यहाँ पर खाता नहीं खुलवाता, तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। डायरेक्ट लेंडर ऑफ लोन टू हाउस होल्ड स्मॉल कंज्यूमर्स, तो ये भी यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि इसका कोई लेना देना है ही नहीं जब लोन वगैरह से आम आदमी से, तभी सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाने थे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, मतलब देखने में लंबा चौड़ा लग सकता है, परंतु ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो उनको पढ़ें, उनकी स्टेटमेंट्स को भी पढ़ें, इनके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी पढ़ें और फिर आंसर करें। आप पाएंगे कि खुद ब खुद ही जो है वो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। हाँ, बेशक आपने यहाँ पर पढ़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए था कि बैंकर्स बैंक किसको बोलते हैं। अगर पता था कि आरबीआई को बोलते हैं तो आप फटाफट सॉल्व कर देते, और हमने पढ़ा था कि आरबीआई को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ डैश स्टेट दैट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड देयर प्राइजेज इज इक्वल। तो बोलते हैं कि डैश का सिद्धांत, मतलब किसका सिद्धांत बताता है कि उपभोक्ता संतुष्टि तब अधिकतम होती है जब सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत का अनुपात बराबर होता है। तो जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है उसकी यहाँ पर जो है बात की गई है। द प्रिंसिपल ऑफ डैश स्टेट, तो जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, सम सीमांत उपयोगिता है, उसका सिद्धांत ये बोलता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत ये बोलता है कि उपभोक्ता संतुष्टि तब सबसे ज़्यादा होती है जब सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत का अनुपात जो है वो बराबर होता है। मतलब बराबर होता है तो इक्वलिटी से वहाँ पर जो है ये आंसर मिलना था, इक्वलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अब जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की हुई है उनको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स की इकोनॉमिक सेक्शन की होगी, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स की जो है वो एचपीजीके की होगी, या फिर वो करंट अफेयर की होगी, वो सारी वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चाहे कंपाइल कर प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे इंडिविजुअल प्रोवाइड करवाएंगे, वहाँ पर सारी आपको मिल जाएंगी एग्जाम रिवीजन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन अंडर द WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात की गई है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है बोलते हैं परम ईस्ट राष्ट्र, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो उसका सिद्धांत क्या है, किसको जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन बोला गया है। मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है टू ट्रीट ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वही हुआ कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, कई बार आप देखते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किसी स्टेट को दिया जाता है, किसी कंट्री को दिया जाता है, ले लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब हुआ कि उसकी गरीबी, उसकी अमीरी को बिना देखे जो है वो उसके साथ जो है वो बिहेव किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूएसए जैसी कोई बड़ी कंट्री है तो उसके साथ अच्छा बिहेव किया जाएगा, इंडिया जैसी कोई ऐसी कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है और अभी ग्रो कर रही है तो उसके साथ कुछ और बिहेव किया जाएगा, और कोई नेपाल जैसी छोटी कंट्री है तो उसके साथ कोई अलग बिहेव किया जाएगा। नहीं, सबके साथ यहाँ पर जो है वो
ट्रीट ऑल ट्रेडिंग पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं ट्रेड करने वाले उनके साथ इक्वली वहाँ पर जो है वो भेदभाव, इक्वली जो है उनके साथ बिहेव किया जाएगा। आगे बोलते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज बाय 10% एंड द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज बाय 15%, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कंसीडर इज। बोलते हैं जब किसी उत्पाद की कीमत में 10% की कमी होती है और मांगी गई मात्रा में 15% की वृद्धि होती है तो उत्पाद की मांग मानी जाती है। देखिए जब किसी उत्पाद की कीमत में 10% की कमी हो जाएगी, मांग 15% बढ़ जाएगी तो उसको इलास्टिक बोलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, उसको इलास्टिक बोलेंगे, मतलब वो जो है वो लचीलेदार है थोड़ी सी तो उसको इलास्टिक बोला जाएगा। उसको परफेक्टली इन इलास्टिक तो नहीं बोलेंगे, इन इलास्टिक भी नहीं बोलेंगे और परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ इलास्टिक ही जो है वो बोला जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन बिकॉज। तो बोलते हैं सरकार पर वित्तीय बोझ निजीकरण का समर्थन करता है, क्योंकि अब सरकार पर जब बर्डन पड़ता है, जब एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी पड़ती है तो सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है कि हम ठेके पर जो है वो एम्प्लॉयज़ रख लेंगे। तो वो क्यों किया जाता है ऐसा, वो इसलिए किया जाता है बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट फंड द ह्यूज डिमांड फॉर हाई एजुकेशन। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सरकार उच्च शिक्षा की भारी मांग को वित्त पोषित नहीं कर सकती, तो सरकार वित्तीय बोझ निजीकरण का समर्थन इसलिए करती है क्योंकि सरकार जो है वो उच्च शिक्षा की भारी मांग को वित्त पोषित नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया आर मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो भारत में जो किसानों का विरोध होता है, बोलते हैं मुख्य रूप से जो है जो किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हैं वो किस कारण जो है वो करते हैं। तो क्या कारण हो सकता है, खाद्य पदार्थों के अत्यधिक उत्पादन, नहीं उसका अगर अच्छी प्रोडक्शन होगी तो उनको फायदा ही है, तो ये नहीं होगा। खेती का पूर्ण संचालन, मतलब जो फुल ऑटोमेशन फार्मिंग की जा रही है उसका वो क्यों विरोध करेंगे, उससे उनको ही फायदा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है कि कृषि में रुचि कम है तो वो फार्मर कहलाएगा ही नहीं। इशू रिलेटेड टू पॉलिसीज प्राइसिंग एंड लैंड राइट्स, जो नीतियां बनाई जाती हैं मूल्य निर्धारण, भूमि अधिकारों से संबंधित उन मुद्दों को लेकर वो जो है वो विरोध करते हैं। तो इसीलिए आपने किसानों के बहुत सारे प्रदर्शन विरोध देखे यहाँ पर भी। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं इंडियाज ट्रेड पॉलिसी एम्फेसाइजेज एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू incentives, infrastructure development and trade facilitation. This is important because, तो बोलते हैं कि भारत की व्यापार नीति प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापक सुविधा के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन पर जोर देती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बोलते हैं कि भारत की जो व्यापार नीति है वो जो है वो प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार सुविधा के माध्यम से जो है वो एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा जोर देती है। ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोलते हैं निर्यात आर्थिक विकास को कम कर देता है। भारत केवल प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करता है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है सिर्फ प्राइमरी गुड्स का ही। या फिर बोलते हैं कि निर्यात वृद्धि विदेशी मुद्रा भंडार और औद्योगिक विकास को मजबूत करती है, कि एक्सपोर्ट अगर ग्रो करता है तो वो जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी जो है वो मजबूत करता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जो है वो करता है। तो अब एब्सोल्युटली जब आप ऑप्शंस को देखते तो यहीं पर आप रुक जाते और इसको सही कर देते कि जो अगर एक्सपोर्ट यहाँ पर ग्रो करेंगे, हम चीज़ों को एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो वहाँ से इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज है, एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग होगा और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा होगी। तो यही सही आंसर इसका होना था। आगे बोलते हैं फ्री ट्रेड एनकरेजेस कंट्रीज टू स्पेशलाइज बट ओपोनेंट्स आर्ग्यूज दैट अनरेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स में हार्म डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बिकॉज। तो बोलते हैं कि मुक्त व्यापार देशों को विशेषज्ञता के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब जो फ्री ट्रेड है वो एनकरेज करता है कंट्रियों को स्पेशलाइजेशन के ऊपर। बोलते हैं लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि जो अप्रतिबंधित यानी कि रेस्ट्रिक्टेड जो इंपोर्ट है, अप्रतिबंधित जो आयात है वो घरेलू उत्पादकों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि ऐसा कहा जाता है, तो फ्री ट्रेड बोलते हैं इसके लिए मतभेद रहता है। वो मतभेद क्यों रहता है बेसिकली ये पूछा गया। बोलते हैं कि कंपटीशन में फोर्स इनएफिशिएंट लोकल इंडस्ट्रीज टू शट डाउन।
जब मार्केट में ना कंपटीशन बढ़ जाता है तो जो लोकल छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं ना उनको बंद होना पड़ता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए डोमिनोज वगैरह बड़ी कंपनीज हैं, जब डोमिनोज वगैरह बड़ी कंपनी जो है वो आपके शहरों में आती हैं तो छोटे दुकानदारों का पिज़्ज़ा बिकना वैसे ही बंद हो जाता है। तो यही जो है वो बेसिक एग्जाम्पल है, यहाँ से एक ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, JVT के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए अगर पटवारी और JVT के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट्स के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो आज से जिसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब आप आज से जो है वो इसके फॉर्म भर सकेंगे 27 जनवरी से, तो देखिए आप आज से ही टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही तैयारी आप शुरू कर देंगे, मतलब पहले दिन से ही तैयारी स्टार्ट कर देंगे और प्रॉपर वे में तैयारी करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज अ की फीचर ऑफ डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो बोलते हैं जो डिपेंडेंट इकोनॉमी होती है, एक आश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसकी मुख्य विशेषता जो है वो क्या होती है। तो देखिए एक जो डिपेंडेंट इकोनॉमी होती है उसकी क्या विशेषता हो सकती है। पहले ऑप्शन में बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेल्फ एक्टिवेटिंग, की आर्थिक विकास स्वतः सक्रिय होता है, और दूसरी में बोलते हैं कि लाभ को घरेलू अर्थव्यवस्था में पुनर्निवेश किया जाता है। निर्यात, तीसरे में बोलते हैं निर्यात क्षेत्र विविध है, कि एक्सपोर्ट सेक्टर डाइवर्सिफाइड है, और चौथे में बोलते हैं कि आर्थिक विकास स्वतः सक्रिय नहीं होता। अब देखिए विशेषता यही होती है, आसान क्वेश्चन था, ऑप्शंस को ही एलिमिनेट करना था। आगे बोलते हैं विच बॉडी रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो ये आपको पता है फाइनेंस कमीशन है, ये जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स को जो है वो डिवाइड करता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन मेजर वीकनेस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। तो बोलते हैं कि जो नव संस्थागत अर्थव्यवस्था है इसकी प्रमुख कमजोरी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो बोलते हैं कि ये जो नई जो है न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, इसका वन जो मेजर वीकनेस है वो क्या है। इसका जो मेजर वीकनेस है वो क्या है, वो ये है कि इसमें जो है वो तर्क संगतता पर अत्यधिक बल दिया जाता है और सामाजिक संदर्भ की उपेक्षा जो है वो की जाती है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ओवर एम्फेसाइजेज रैशनैलिटी इग्नोर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एस्टेब्लिश्ड। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, पता होना चाहिए था कि CSWB का जो बोलते हैं कि ये कौन से ईयर में स्थापित किया गया था। तो CSWB 1953 में स्थापित किया गया था। अभ्यास सीरीज में हम ऐसी स्थापनाएं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन हम पढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच सोशल प्रोग्रेस इज कंसिडर्ड अ मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सेक्युलराइजेशन बाय वीकनिंग द अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन ओवर इंडिविजुअल्स। तो बोलते हैं कि किस सामाजिक प्रक्रिया को व्यक्तियों के बजाय धार्मिक परंपराओं के प्राधिकार को दुर्बल कर धर्मनिरपेक्षता का योगदान करने वाला एक प्रमुख कारक माना गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच सोशल प्रोसेस, यहाँ पर आपको वो सोशल प्रोसेस बतानी है जो मेजर फैक्टर बताया गया है जो सेक्युलराइजेशन में जो है कंट्रीब्यूट करता है और बाय वीकनिंग कमजोर करता है अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन ओवर द इंडिविजुअल्स। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ की फीचर ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी। तो बोलते हैं कि जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है उसकी मुख्य विशेषता जो है वो इनमें से कौन सी नहीं है। अगर हम प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि प्लान्ड इकोनॉमी की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर पहले बोला गया है कि प्रमुख उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण, की जो प्रमुख जो उद्योग होंगे उनके ऊपर राज्य का नियंत्रण होगा। देखो ये तो प्लान्ड इकोनॉमी का एक फीचर आ जाएगा। दूसरे में बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, कि मूल्य तंत्र के माध्यम से संसाधनों का आवंटन होगा। क्या ऐसा होगा? चलिए आगे देखते हैं। बोलते हैं कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग बाय अथॉरिटीज, की अधिकारियों द्वारा केंद्रीकृत आर्थिक योजना, की जो अधिकारी होंगे सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग होगी अथॉरिटीज के द्वारा,
क्या ऐसा होगा, क्या ये फीचर है प्लान्ड इकोनॉमी का? हाँ, ये भी फीचर है एक। और आगे बोलते हैं पूर्व निर्धारित उत्पादन लक्ष्य की प्री डिटरमाइंड प्रोडक्शन टारगेट होगा। अब देखिए ये भी होता है प्लान्ड इकोनॉमी में, तो ये होता है कि पहले एक प्री डिटरमाइंड टारगेट रखा गया होता है। तो ये पहला और तीसरा और चौथा ये तो ऑप्शन, ये जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी के फीचर हैं। यहाँ पर पूछा गया था नॉट फीचर, तो ऑप्शन बी इज नॉट फीचर। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, ये जो है वो एक कोई फीचर जो है वो नहीं आता। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच प्रिंसिपल बेस्ट रिफ्लेक्ट्स हिज व्यू ऑन एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोलते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सा सिद्धांत दक्ष प्रशासन के बारे में उनके दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बोलते हैं धर्म और जवाबदेही द्वारा निर्देशित आचार संहिता को अपनाना, यानी कि अडॉप्टिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट गाइडेड बाय धर्म एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यही जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बोलते हैं कि यही दक्ष प्रशासन के बारे में और उसके दृष्टिकोण के बारे में सर्वोच्च रूप से जो है वो दर्शाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन 1923 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। वैसे हिस्ट्री में भी इसको इंक्लूड कर सकते थे, मैंने इकोनॉमी में इसको रखा है। बोलते हैं 1923 में भारत में जो रेडियो प्रशासन की शुरुआत की गई थी वो किस संगठन ने की थी? तो वो की गई थी रेडियो क्लब बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच, जैसे कि ऊपर वाला ये क्वेश्चन था ना रेडियो वाला, ऐसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछे जाएंगे तो ऐसे रट्टा मारना ही पड़ेगा। आगे बोलते हैं विच प्राइमरली गिव्स मनी इट्स वैल्यू इन अ मॉडर्न इकोनॉमी, की आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा को उसका मूल्य मुख्य रूप से क्या देता है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि प्राइमरी बोलते हैं व्हाट प्राइमरली गिव्स मनी इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इकोनॉमी, तो अगर हम आधुनिक अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो जो मुद्रा है उसको उसका मुख्य जो रूप दिया जाता है वो सरकार या केंद्रीय बैंक के कानूनी अधिकार द्वारा समर्थित जनता का विश्वास से दिया जाता है। मतलब जो ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट ऑफ पब्लिक होगा, वो इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट ऑफ पब्लिक बैक्ड बाय लीगल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बाई वट नेम आर द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया 1991 जनरली नोन एज। तो 1991 के रिफॉर्म मैंने आपको बताए हैं। एलपीजी रिफॉर्म मैंने बहुत डिटेल में इनके बारे में बताया है आपको। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसको जो है वो बोलते हैं। तो ये रिफॉर्म हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बोलते हैं कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में जो अंतर है इनमें से कौन सा जो है वो उस अंतर को जो है वो दर्शाता है? तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द। तो जो डिफरेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उसको कौन जो है वो दर्शाता है? तो यहाँ पर बोलते हैं ग्रोथ रेफर्स टू राइज इन जीडीपी और डेवलपमेंट रेफर्स टू वेलफेयर एंड कैपेबिलिटीज इंप्रूवमेंट। बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ का मतलब कि जीडीपी आपकी इंप्रूव हो रही है और डेवलपमेंट मतलब आपकी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, बेसिक जो वेलफेयर, जहाँ से जैसे हॉस्पिटल्स हो गए आपके, रोड हो गए आपके, उनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बेसिक एनालिसिस वाले क्वेश्चन थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर क्रेडिट क्रिएशन। तो बोलते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन यानी कि ऋण सृजन करने के लिए कौन सा इनमें से जो है वो आवश्यक है? तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए जो है वो लोन की डिमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिमांड फॉर लोन्स, ऑप्शन बी सही आंसर है। ऋणों की मांग होगी तो ऋण सृजन भी जो है वो किया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट इनके पैसा तभी क्रिएट किया जाएगा जब उसकी मांग होगी, बेसिक ये समझिए आप। आगे बोलते हैं भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत के लिए शुरुआत में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1991 में वर्ल्ड बैंक ने उस टाइम जो है वो मुख्य भूमिका जो था वो निभाई थी। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हुआ करते थे मनमोहन सिंह, जो बाद में चलकर प्रधानमंत्री भी जो है वो बने। और 1991 में ही अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे उस टाइम? पीवी नरसिम्हा राव, वो जो है वो प्रधानमंत्री जो था वो हुआ करते थे। उसी टाइम में रिफॉर्म लाए गए और उसके बाद ही हमें इंडिया की इकोनॉमी में जो है बहुत ज़्यादा रिफॉर्म देखने को मिले। यहाँ पर सीबीडीटी के बारे में पूछा गया है। अब ये सीबीडीटी क्या है वो भी हम जानेंगे, परंतु यहाँ पर बोलते क्या है, सीबीडीटी मुख्य रूप से भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो सीबीडीटी की अगर हम बात करते हैं, इसका
पूरा नाम जो है वो क्या है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है ना, बोलते हैं ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये राजस्व विभाग के अंदर जो है वो आता है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब बोलते हैं राजस्व विभाग को जो है वो आप डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो बोलेंगे, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ में ही जो है वो आता है फिर बाद में चलकर। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हमने बहुत बार जो है वो पढ़े हुए हैं। इनमें से जो है वो एक्साइज टैक्स दिया गया है, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। आगे बोलते हैं अर्थशास्त्र में कमी मुख्यतः डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो अर्थशास्त्र में जब कमी होती है, इकोनॉमी में जब कमी होती है तो किसके कारण होती है, तो कमी जब भी कहीं पर भी होती है वो किसके कारण जो है वो होगी जब संसाधन जो है वो सीमित होंगे। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जब रिसोर्सेज ही लिमिटेड होंगे तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में जो है वो कमी जो है वो मुख्य रूप से उत्पन्न हो जाएगी। आगे बोलते हैं आरबीआई अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। बजट निष्पादन के दौरान जो प्राप्तियों, भुगतानों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन जो है वो करता है। तो आरबीआई का कौन सा अधिनियम ये आता है, ये धारा 20 आती है सरकारी बैंकिंग लेन देन की। तो इसको ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा गया तो एज सच एक दो बार फिर से पूछा जाएगा। और जो खासकर टीजीटी के बाद जेबीटी के लिए या फिर पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो स्टार यहाँ पर लगाकर लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज credited with laying the foundation for long-term industrialization through a strong emphasis on capital goods in industries। तो बोलते हैं कि किस 5 ईयर प्लान ने जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो किया था। बेसिकली यही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो हमने पहला, दूसरा और तीसरा 5 ईयर प्लान जो है वो पढ़ा ही है। तो 5 ईयर प्लान अगर हम बात करें कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जो है वो फोकस करता है वो कौन सा करता है, वो करता है सेकंड 5 ईयर प्लान। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो कौन से ईयर का है, 1956 से लेकर 61 का है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 5 ईयर प्लान को अन्य किस नाम से जाना जाता है वो आप कमेंट कर बताएंगे कि दूसरा नाम इसका जो है वो क्या है, किस नाम से इसको जानते हैं। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक भारत में कृषि की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो कृषि की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन जो है वो इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीडीपी में निम्न हिस्सेदारी लेकिन रोजगार में उच्च हिस्सेदारी। ठीक है, जीडीपी अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि भारत में कौन सा कथन आधुनिक भारत में कृषि की भूमिका को सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो कृषि की भूमिका ऐसी है कि जीडीपी में इसकी निम्न हिस्सेदारी है लेकिन रोजगार ये बहुत ज़्यादा जो है वो देता है। ठीक है जी, रोजगार ये बहुत ज़्यादा देता है, उच्च हिस्सेदारी रोजगार में है और जीडीपी में जो है वो निम्न स्तर पर जो है वो इसकी हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर द मनी मार्केट इज प्राइमरली अ मार्केट फॉर। तो मनी मार्केट जो है वो किस तरह की मार्केट है, मनी मार्केट इज मार्केट प्राइमरली फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स एंड हाईली लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ये मार्केट है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द मनी मार्केट इज, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के सुधारों को अपनाने का मुख्य कारण था। तो क्या कारण था कि हमने 1991 के रिफॉर्म जो है वो लाए यहाँ पर, तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का केवल 2 सप्ताह के आयात तक गिर जाना। देखो बेसिक शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि 1991 में हुआ क्या था, तो 1991 में इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था ना वो सिर्फ 2 हफ्तों का ही बचा था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इंडिया जो है वो कुछ रिफॉर्म लेकर आए। तो इंडिया जो है वो रिफॉर्म लेकर आया और रीज़न पता चल गया आपको कि रिफॉर्म जो है वो एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे। क्यों ये लाए गए थे, इसमें इंडिया की हेल्प किसने की थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया की हेल्प की गई थी। कि 3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से जो है वो आपके क्लियर हुए। इसमें इंडिया की हेल्प करने वाले जो वर्ल्ड बैंक थे और बाकी आईएमएफ के द्वारा भी थोड़ी बहुत हेल्प की गई थी। तो प्रधानमंत्री जो उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका अहम योगदान जो था वो यहाँ पर रहा था। ये भी साथ में नोट करना। बाकी चलो जल्दी से आप कमेंट कर बता दीजिए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो था वो कौन से ईयर में की गई थी और आईएमएफ की स्थापना कौन से ईयर में की गई थी। यही क्वेश्चन है आपके लिए आज का। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31 टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।